मोहन नायक और चूचू की इस गप्पों के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा कार्यक्रम है, वो विशेष कार्यक्रम इसलिए है क्योंकि महिलाओं से संबंधित एक विशेष समस्या कि महिलाओं की हड्डियां क्या पुरुषों की तुलना में कमजोर होती हैं। दूसरी बात, क्या महिलाओं को हड्डियों से संबंधित ज्यादा परेशानियां होती हैं? क्या उन्हें ज्यादा दर्द होता है? क्या इसके कारण उन्हें ज्यादा परेशानियां सहन करनी पड़ती हैं? इन तमाम बातों के जवाब देने के लिए, इन तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा एस्कॉट्स फोर्टिस दिल्ली में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। आप एम्स सहित कई अस्पतालों में काम कर चुके हैं। पूरी दुनिया में आप ऑपरेशंस करने के लिए जाने जाते हैं। आपके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। आपके नाम पे कई रिकॉर्ड्स हैं। सबसे बुजुर्ग आदमी का ऑपरेशन आपने किया, सबसे कम उम्र बच्ची का हिप रिप्लेसमेंट आपने किया, और तमाम बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो आपके नाम दर्ज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई आपको डॉक्टर कौशल कांत, आपका स्वागत करते हैं हम। नमस्ते। पहला सवाल हमारा आपसे, ये मिथ है या ये सच है कि महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की तुलना में ज्यादा कमजोर होती हैं, उन्हें ज्यादा परेशानी सहन करनी पड़ती है? ये मिथ नहीं, ये सच्चाई है और उसके कई सारे रीज़न हैं। एक पहला जेनेटिक रीज़न है, मेल-फीमेल में जेनेटिक डिफरेंस है वो। दूसरा जो परिवेश है महिलाओं का कि यंग एज में पुरुषों की तुलना में महिलाएँ कम फिज़िकल एक्टिविटी करती हैं। इस वजह से बोन जो फॉर्मिंग एज होती है, यानी बचपन से लेकर के 32 साल तक की एज, जब बॉडी में बोन मास बन रहा होता है, बोन मास मतलब पूरी शरीर के वजन का एक सर्टेन परसेंटेज होता है, जितने वजन की हड्डियां होती हैं, और वो 32 साल तक बनती हैं। अगर 32 साल तक फिजिकल एक्टिविटी कम की गई तो बोन मास कम बनेगा। और यूजुअली ये देखा गया है कि मेल और फीमेल में मेल फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, आउटसाइड होम एक्टिविटी ज़्यादा होती है ग्लोबली, और फीमेल्स में ये कम होती। इस वजह से हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है वो मेल्स में ज़्यादा होती है, फीमेल्स में कम होती है इन जनरल। बट अगर यही आप कंपेयर करें कि जो एथलीट्स होते हैं फीमेल्स, जो फिजिकली बहुत एक्टिव रहती हैं फीमेल्स, उनकी हड्डियों की क्वालिटी और मेल की क्वालिटी में अप टू मीनोपॉज कोई फर्क नहीं होता। मीनोपॉज एक बायोलॉजिकल फिनोमेना है जो फीमेल्स में होता है। जब ओवरी से हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है, उसके बाद फीमेल्स में ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होती है, जिसको पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। और इसी वजह से इन जनरल दोनों की लाइफ स्टाइल देखें, एक मेल की एक फीमेल की, तो फीमेल की हड्डियां रिलेटिवली मेल से वीक होती। महिलाओं में हड्डियों से संबंधित कौन कौन सी आम परेशानियां हैं? महिलाओं में हड्डियों से संबंधित आम परेशानियों में अगर हम बात करें तो यंग एज में अगर हम बात करें तो रिकेट्स एक बच्चों में बीमारी होती है जो न्यूट्रिशन की वजह से होती है। ये मेल और फीमेल दोनों में बराबर होती है। दूसरी चीज, अगर हम जैसे एडवांस होते हैं तो एक फीमेल में एक बीमारी होती है जिनका अर्ली मैरिज होती है, जिनका न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी होती है, जिनको अर्ली प्रेगनेंसी होती है और बच्चे पैदा हो जाते हैं, या किसी भी वजह से अगर पोषण की कमी होती है, तो एक चीज होती है ऑस्टियोमलेशिया। ये यंग फीमेल की बीमारी होती है। इसमें हड्डियां कमजोर होती हैं, वीक होती हैं। ऑस्टियोमलेशिया में बोन में कैल्शियम ठीक रहता, बट कैल्शियम जिस पे डिपॉजिट होता वो प्रोटीन कम हो जाता है। इसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। जैसा कि ऑस्टियोमलेशिया का मतलब फ्लेक्सिबल वीक बोन हो जाती है, वो स्ट्रेंथ नहीं होती, इलास्टिक ज्यादा इलास्टिक हो जाती है। और ये इसलिए होता है क्योंकि टोटल बोन में प्रोटीन कम होता है। तो कैल्शियम अगर डिपॉजिट भी होता है तो उसकी वजह से बोन्स में वीकनेस आ जाती है। अगर इसी को हम कंपेयर करें ऑस्टियोपोरोसिस से, तो उसमें प्रोटीन सेम रहता है बोन का, बट कैल्शियम डिफिशियंसी हो जाती है। तो ऑस्टियोमेलेशिया यंग फीमेल की बीमारी है और ऑस्टियोपोरोसिस पोस्ट मेनोपॉजल फेज की बीमारी है। डॉक्टर कौशल, अगर महिलाएं चाहें कि उनकी हड्डियां मजबूत रहें, तो उन्हें किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए? जितना ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगी,
जितना अच्छा खान पान रखेंगी, और खान पान से मेरा ये मतलब नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स खाएं और बाहर की चीजें खाएं, प्रोटीन शेक पिएं, ये कुछ नहीं। पौष्टिक आहार, दाल भात रोटी सब्जी दही, अगर नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज अंडा, ये सारी चीजें जो नॉर्मल रूटीन डाइट है वो करें, और फिजिकली जितना एक्टिव रहेंगी उतनी बेहतर फीमेल की फ्यूचर की हड्डियां रहेंगी। आपने एक शब्द लिया ऑस्टियोपोरोसिस, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? पहले तो ये समझिए कि ऑस्टियोपोरोसिस मिडिल एज या ओल्ड एज की बीमारी है, स्पेशली इन फीमेल। मिडिल एज इसलिए बोला क्योंकि आफ्टर मीनोपॉज, जिसको हम पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ये जब ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन का निकलना बंद होता है, जिसकी वजह से बोन में जो कैल्शियम डिपोजिशन है वो धीरे धीरे ब्लड में मिक्स होने लगता है, यानी कि बोन का कैल्शियम बोन से निकल करके ब्लड के थ्रू यूरिन में बाहर निकल जाता है। इस सिचुएशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो पोस्ट मीनोपॉजल होती है। और एक एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस होती है, जो मेल फीमेल दोनों में होती है, यूजुअली 65 से 70 साल के बाद आती है, जब उम्र के साथ साथ हड्डियां कमजोर होती हैं, जब उसमें प्रोटीन की क्वालिटी एज वेल एज उसके अंदर से कैल्शियम का लॉस होने लगता है। तो इसका उपचार क्या है? ऐसे मरीजों में नॉर्मली फीमेल्स में जिनको ऑस्टियोपोरोसिस होती है, उनको थकान लगती है, वीकनेस होती है। आपने सुना होगा बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमारी हड्डी-हड्डी में दर्द हो रहा है, हम्म। हड्डी में दर्द हो रहा है। तो ये जो हड्डी का दर्द होता है, जो टाँगों में जो टाँग की जो हड्डी होती है जिसको टिबिया बोलते हैं, शिन बोन पे जब हम टच करते हैं तो उसको छूने पे दर्द होता है। या जहाँ पर भी हड्डियाँ बाहर हैं, जैसे ये इसको दबाएँ, यहाँ पे दर्द होता है। सीने की इस हड्डी को दबाएँ, यहाँ पे दर्द होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है शिन बोन, यानी कि टाँग की हड्डी का जो फ्लैट पोर्शन आपको आगे और अंदर की तरफ होता है, जिसको हम शिन ऑफ लेग बोलते हैं, उसको दबाने पे अगर दर्द आता है सिग्निफिकेंट, तो ये एक लक्षण होता है जो किसी को अगर है महिला को, तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सोचना चाहिए, बशर्ते वो पीस पोस्ट मीनोपॉजल फेज में हो, उसको थकान लग रही हो, उसको वीकनेस लग रही हो, काम न कर पाती हो, और डिफ्यूज बॉडी पेन होता है। कभी कमर में दर्द होता है, जब वो सुबह सो के उठेगी तो वो बेहतर रहेगी, बट जैसे-जैसे डे पास होता जाएगा, सेकंड हाफ लंच के बाद इवनिंग में उसको थकान और बॉडी में पेन आता है। ये ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्पटम होते हैं। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार, अगर क्या कॉज़ है, ये मैंने जो 2 मेन ऑस्टियोपोरोसिस के रीज़न बताया आपको, एक मेनोपॉज़ बताया, एक एज बताया। तो जो मेनोपॉज़ की वजह से होता है, तो उसमें पोस्ट मेनोपॉज़ल कुछ, अगर अर्ली मेनोपॉज़ हो गया तो कुछ एस्ट्रोजन थेरेपी देते हैं। वो भी सुपरवाइज़ एस्ट्रोजन थेरेपी दी जाती है, जिससे कि बोन बेहतर रहती है। बट अगर जो आपके इस प्रोग्राम को सुन रहा है, उनके लिए सबसे बेहतर ये होता है कि दूध या दूध से बनी हुई चीज़ों को पिएँ, कैल्शियम और विटामिन डी रेगुलर लें, और पौष्टिक आहार खाएँ। ये करने से ऑस्टियोपोरोसिस का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। और अगर आपका ऑस्टियोपोरोसिस बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए दूसरे मेडिसिनल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिनको दिया जा सकता है, जो डॉक्टर डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का ऑस्टियोपोरोसिस है। डॉक्टर कौशल, हमने दो शब्द बहुत सुने। महिला अक्सर कहती हैं कि हमको गठिया का दर्द है या जोड़ों में दर्द है। तो क्या ये दर्द महिलाओं में ज्यादा होते हैं कि क्या है मामला? जो गठिया कहा जाता है नॉर्मल आम तौर पर, उस गठिया को बोलते हैं आर्थराइटिस। और जो नॉर्मल आर्थराइटिस या नॉर्मल गठिया यूज होता है, वो उम्र की वजह से जब जोड़ों में दर्द आता है तो इसको हम आर्थराइटिस या गठिया बोलते हैं। लेकिन ये गठिया उम्र की वजह से अगर है, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये एज का पार्ट होती है। लेकिन कुछ औरतों में, कुछ महिलाओं में, जा खासकर मैं महिलाओं का, क्योंकि एक एक गठिया होता है जिसको बोलते हैं रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको बोलते हैं यंग एज का गठिया। अगर सेकेंड डिकेड में, सेकेंड एंड थर्ड डिकेड में
यानी 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में आपके शरीर के जोड़ों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है। आप जब सुबह सो के उठते हैं, आपके पूरी बॉडी में अकड़न सी होती है, स्टिफनेस होती है। आपका जब मौसम बदलने के बाद जोड़ों का दर्द और शरीर का दर्द बढ़ जाता है, एयर कंडीशन में बैठने में आपको जोड़ों में दर्द और बॉडी में एक स्टिफनेस आती है। ये कुछ सिम्पटम होते हैं जो रूमेटॉइड को सजेस्ट करते हैं। और रूमेटॉइड एक गठिया है जो सॉफ्ट टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, यानी कि ये सिर्फ हड्डियों को ही नहीं बल्कि जो मसल्स मांसपेशियां होती हैं, जो लिगामेंट्स होते हैं, जो टेंडन होते हैं, जो कैप्सूल होते हैं, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, उसको इन्वॉल्व करता है। ये यंग एज का गठिया होता है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं और इसको रेगुलर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर कौशल, क्या प्रेगनेंसी के बाद भी, मैंने सुना है बहुत सी महिलाओं को बात करते हुए अपने परिवार में भी समाज में भी, कि प्रेगनेंसी के बाद उनकी हड्डियों में ज्यादा दर्द शुरू हो गया, ज्यादा परेशानी हो गई, तो क्या प्रेगनेंसी का हड्डियों से कोई संबंध है? देखिए, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो जो नॉर्मल डाइटरी रिक्वायरमेंट कैल्शियम की होती है वो लगभग 2 गुना बढ़ जाती, 1.5 से 2 गुना बढ़ जाती। उसके पेट में एक भविष्य पल रहा होता है, एक बच्चा होता है जिसकी हड्डियों में भी बोन्स की कैल्शियम की जरूरत है। और जब बच्चा पेट में होता है तो भगवान ने ऐसी संरचना की है कि माँ को कैल्शियम बराबर मिले या ना मिले, अगर माँ की बॉडी में थोड़ा सा भी कैल्शियम है तो वो बच्चे को 100% मिलेगा, यानी बच्चा कंप्रोमाइज नहीं होगा। भगवान ने ऐसी रचना बनाई हुई है। और माँ को अगर न्यूट्रिशन कम होगा या उसको प्रॉपर खाना नहीं मिलेगा तो माँ की हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, बट बच्चे की हड्डियां बॉडी मेंटेन करती है। ये नेचुरल एडॉप्टेशन है भगवान का बन दिया हुआ कि मेरे पेट में अगर बच्चा पल रहा है माँ के पेट में तो उस बच्चे को कैल्शियम कम नहीं होगा, उस बच्चे को विटामिन डी कम नहीं होगा, चाहे मेरे को कम हो जाए। तो यूजुअली ये देखा गया है कि जो मदर्स अपनी खुद केयर नहीं करती या बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिकल रीजंस किसी वजह से उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिलती है, तो ऐसी महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय बोन्स में कमजोरी आती है। और उसके बाद जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद बच्चा बहुत तेजी से ग्रो करता है और आइडियली 1 साल तक बच्चा दूध पीता है ऑन एवरेज, बट बहुत सारी जगह 2 से 3 साल तक भी बच्चा दूध पीता है। तो बच्चा जब दूध पीता है तो वो सारा कैल्शियम बॉडी से ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे को जाता है और माँ में फिर डिफिशियंसी हो सकती है। तो नॉर्मली जो डाइट अगर माँ की है वो अगर नॉन प्रेग्नेंट और जब ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही है वो अगर 100 है तो ऐसी माँ को जो बच्चे को पेट में रखे हुए या जो दूध पिला रही है तो उसकी डाइट 150 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 1.5 गुने से ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो प्रेगनेंसी के दौरान ये चीजें बताई जाती हैं ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ज्यादा होती हैं। और कुछ में ये भी रीजन होता है कि कुछ महिलाएं को ड्यू टू XYZ रीजंस बेड रेस्ट एडवाइस कर दिया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं तो आप 9 महीने बेड रेस्ट करिए, विच इज टोटली रॉन्ग। प्रेगनेंसी या माँ का बनना, पेट में बच्चे का होना, ये एक नॉर्मल लाइफ का पार्ट है, ये कोई बीमारी नहीं है। इट इज नॉर्मल। फिर जैसे जैसे हम लोग कुछ भी करते हैं, हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, वैसे ही मदर के पेट में बच्चे का होना ये एक फिजियोलॉजिकल पार्ट है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एबनॉर्मल फाइंडिंग, इट इज अ नॉर्मल फाइंडिंग। तो डॉक्टर कौशल जी, अगला एक मेरा सवाल है, क्या मीनोपॉज के बाद महिलाओं के में फ्रैक्चर ज्यादा होता है? ये मिथ है या फैक्ट है? यानी क्या ऐसा होता है कि मीनोपॉज होने के बाद महिलाओं की हड्डियां जल्दी टूटती? मीनो कोई भी कंडीशन जिसकी वजह से हड्डियां कमजोर होंगी तो मीनोपॉज फर्स्ट होता है, पर ज्यादातर फ्रैक्चर देखा जाता है एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस में। यानी कि जब लेडी की उम्र मीनोपॉज में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसकी एज 60 साल की हो गई या उससे ऊपर हो गई तो उसको फ्रैक्चर होता है छोटे से गिरने पे। जरा सा गिरी, हाथ के ऊपर उसने जोर लगाया,
तो सबसे कॉमन जो फ्रैक्चर होता है वो पीठ में स्पाइन का, वर्टिब्रा का कोलैप्स होता है। चल रहे थे घर में, अचानक फिसले, गिर गए, अचानक कमर में दर्द हो गया, वर्टिब्रा का फ्रैक्चर, रिस्ट का फ्रैक्चर और हिप का फ्रैक्चर। ये 3 फ्रैक्चर ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं। यूजुअली 60 साल के बाद होते हैं। ये एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से ज्यादा होते हैं। मेल्स में भी ये होते हैं, पर मेल्स में ये 70 साल के बाद होते हैं। डॉक्टर कौशल, खासकर ज्वाइंट फैमिलीज में या छोटे शहरों में जहां से हम लोग आए हैं, वहां पर महिलाओं का अधिकतर समय किचन में निकलता है, खाना बनाते समय निकलता है। क्या ये भी एक वजह होती है कि ताकि उनकी हड्डियां कमजोर रहती हैं, वो धूप में ज्यादा नहीं निकल पाती हैं? ऐसा भी है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि जिस परिवेश से हम लोग आए हैं, उस परिवेश की महिलाएं की हड्डियां ज्यादा मजबूत हैं एज कंपेयर टू आज के मेट्रो की महिलाओं की। हम जिस परिवेश से आए हैं, आप जिन गांव की बात कर रहे हैं, आप पिछड़े एरियाज की बात कर रहे हैं, वहां पर हड्डियां मजबूत इसलिए होती हैं महिलाओं की क्योंकि वो फिजिकल एक्टिविटी करती हैं, सारे काम खुद करती हैं और वहां पे सनलाइट एक्सपोजर है। सनलाइट एक्सपोजर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना। मेरे पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, पर जो मेरी ऑर्थोपेडिक्स की समझ है उसके अकॉर्डिंग, अगर दिल्ली की महिलाओं को देखा जाए जो अपार्टमेंट्स में रहती हैं, जिनका सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, जो एयर कंडीशन में रहती हैं, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उनकी हड्डियां ज्यादा खराब है एज कंपेयर टू गांव में काम करने वाली महिला से। डॉक्टर कौशल, जब मैं सवाल लिख रहा था आपसे पूछने के लिए, तो उस समय एक सवाल मेरी पत्नी ने लिखवाया कि डॉक्टर कौशल से जरूर पूछना कि 40-45 साल के बाद महिलाओं को कौन सी चीजें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, खाने की चीजें कौन सी ज्यादा खानी चाहिए ताकि उनकी बात की हड्डियां मजबूत रहें। कोई भी ऐसी चीज जिसमें दूध हो, दूध से बनी हुई चीजें जैसे दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, मट्ठा हुआ, ये सारी चीजें जो दूध से बनी हुई हैं वो खाएं और हाई प्रोटीन डाइट लें। ये 2 चीजें जो हैं, दाल कह लें, चने कह लें, अगर जिसको डायबिटीज नहीं है वो गुड़ ले ले, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें कि कैल्शियम ज्यादा अच्छा होता है। एक पर आखिरी सवाल सबसे पर जी। सबसे ऊपर ये है कि फिजिकल एक्टिविटी जो ज्यादा करेगा उसकी हड्डियां उतनी ज्यादा मजबूत होंगी, जो ज्यादा आराम करेगा उसकी हड्डियां उतनी कमजोर होंगी। जी, मेरा आखिरी सवाल लगभग ऐसा ही था कि कौन सी लाइफस्टाइल चेंजेस महिलाओं को करना चाहिए ताकि 50 साल के बाद उनका चलना फिरना अच्छा रहे और वे मजबूत, उनकी हड्डियां मजबूत रहें। उसकी शुरुआत फाउंडेशन से होगी। जब बच्चा घर में पैदा होता है, खासकर अगर लड़की पैदा हो रही है, तो लड़की के न्यूट्रिशन को ज्यादा ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि लड़की भविष्य की माँ है। पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व की माँ है वो लड़की, जिसके ऊपर पूरा विश्व आगे बढ़ेगा। तो वो जितनी अच्छे न्यूट्रिशन के साथ पलेगी, जितना अच्छा बोन मास उसका 32 साल के पहले होगा, यानी कि जितनी ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटी करेगी, जितना अच्छा न्यूट्रिशन होगा, जितनी स्ट्रांग बोन 32 साल के पहले होंगी, उतना ही बेहतर उसकी हड्डियां मीनोपॉज के बाद रहेंगी। यानी कि आपने जो बैंक अकाउंट में 32 साल तक जमा कर लिया, वो 32 साल के बाद आप खर्च करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि न्यूट्रिशन, डाइट, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज, मीनोपॉज होने पर ध्यान दे अपने शरीर का, अपना ट्रीटमेंट करें और 60 साल के बाद विटामिन डी, कैल्शियम जरूर लें और सनलाइट एक्सपोजर इज इसेंशियल फॉर एवरीवन। डॉक्टर कौशल, आपने नटशेल में पूरी जिंदगी समेट दी और आपने जो सूत्र दिए हैं, मैं मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपकी इन तमाम बातों पर ध्यान देंगे और इसका फायदा उठाएंगे। मैं आपका तहे दिल से आभार जताता हूं कि आप आए और आपने हम लोगों को, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। डॉक्टर कौशल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। शुभ रात्रि। नमस्ते। नमस्ते।